myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हेमोटाइसिस, कफिंग ऑफ ब्लड या फिर खांसी करते समय बलगम में ब्लड आना, इस सभी को बोलते हैं हम लोग हेमोटाइसिस. ड्यूरिंग कफिंग ब्लड का ब्लड एक्सपेल आउट थ्रू माउथ. ऐसे नोज से ब्लड आता है ना, तो नोज से ब्लड जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपिस्टैक्सिस. ये तो नोज का ब्लड ड्यूरिंग स्नीजिंग के समय आता है, या ऐसे भी आ सकता है बिना स्नीजिंग का भी नोज के इरिटेशन से ब्लड आ सकता है. उसको बोलते हैं हम क्या, इपिस्टैक्सिस बोलते हैं. अगर जीआईटी का ब्लड अगर पास करता है माउथ से, तो वह कब पास करेगा, वोमिटिंग के समय. वोमिटिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में उसको बोलते हैं हिमेटेमेसिस. तो हिमेटेमेसिस जिसका वीडियो बना चुके हैं, वोमिटिंग ऑफ ब्लड. लेकिन यह क्या है, हिमोटाइसिस, कफिंग ऑफ ब्लड. यानी पेशेंट को ब्लड कब आता है, वोमिटिंग करते समय नहीं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहता है इस चीज को. तो वोमिटिंग करते समय ब्लड आएगा तो उसको बोलते हैं हिमेटेमेसिस. लेकिन कफिंग के दरमियान जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं हेमोटाइसिस, यानी खांसते समय. तो ये कफिंग ऑफ ब्लड द प्रोसेस कैसा है, कफिंग. तो कफिंग के समय जो ब्लड आता है माउथ से, उसी को बोलते हैं हेमोटाइसिस बोलते हैं. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं नोज के ब्लड का पास करना, या जीआईटी का ब्लड, या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्लड. तो ये दो बात क्लियर हो गया होगा कि कफिंग ऑफ ब्लड नोन एज हेमोटाइसिस. चलिए अब बात करते थे साइट पर, ये कहाँ से पास करता है. जो कफिंग जो होता है, कफिंग कहाँ से होता है, तो एक होता है फायरिंग्स से, और उसके बाद बाकी ट्रेकिया, ब्रोंकस और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. यानी फायरिंग्स से लेकर और नीचे लंग्स तक जहां भी डिजॉर्डर होगा, उस डिजॉर्डर के कारण ब्लड बाहर निकलता है. यानी कहां से आ सकता है, अगर फायरिंग्स में डिजॉर्डर होगा तभी कफिंग के समय ब्लड आएगा. ट्रेकिया में डिजॉर्डर होगा, या ब्रोंकस में डिजॉर्डर होगा, या फिर बाकी ब्रोंकस के बाद जो लोअर एरिया में, लोअर पार्ट में डिजॉर्डर होगा, ये कहीं भी, इस सब एरिया में अगर डिजॉर्डर होगा तो उस केस में हेमोटाइसिस डेवलप होता है. तो हेमोटाइसिस कई डिजीज का एक सिम्टम है. ऐसे कुछ डिजीज होते हैं जिसके कारण हेमोटाइसिस होता है. तो हम बता दिए हेमोटाइसिस के आने का रीजन कहाँ पे हो गया. एक तो फायरिंग्स हुआ, दूसरा हो गया आपका ट्रेकिया, उसके बाद हो गया ब्रोंकस, और उसके बाद हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोली. तो इतने पार्ट से ब्लड जो है ना आ सकता है. साइट यही होता है इसका. नेक्स्ट पॉइंट अब आता है, इसके कारण क्या है, किस किस वजह से ये ब्लड आता है. ये तो ब्लड जो पास करता है, ब्लड हेमोटाइसिस जो होता है, इसके पीछे सबसे पहला रीजन है इन्फेक्शन. कहाँ पे इन्फेक्शन, या तो फायरिंग्स में इन्फेक्शन होगा, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा. तो फायरिंग्स में इन्फेक्शन होने से क्या होता है ना, वहां पे इरिटेशन होता है. तो खांसने से क्या होता है ना, कि कफिंग के दरमियान क्या होता है कि प्रेशर लगता है. कफिंग में जब प्रेशर लगेगा तो उस केस में क्या होगा, कफिंग के कारण प्रेशर लगता है, और प्रेशर से कैपिलरी डैमेज होंगे. और जब कैपिलरी डैमेज होगा तो उस केस में ब्लड एस्केप आउट होगा कफिंग के समय. तो इन्फेक्शन. दूसरे नंबर पे क्या होता है, लोअर ट्रैक्ट में ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस में अगर ब्रोंकाइटिस होगा तो उस केस में भी कफिंग होगा, और कफिंग की वजह से कैपिलरी डैमेज होगा, उसमें भी ब्लड आता है. और तीसरा है ट्यूबरकुलोसिस. सिर्फ ये देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं ना, सिर्फ ये समझते हैं ना कि जो ब्लड आ रहा है कफिंग में, वो टीबी लोग समझ लेते हैं. नहीं, तीसरे नंबर पे है जो ट्यूबरकुलोसिस.
ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है ना कि यहाँ पे कैजियस नेक्रोसिस बनता है। अब वो कैजियस नेक्रोसिस वहां से जब एस्केप करता है, जब वहां से एक सेपरेट होता है हेल्दी सेल से, तो यहाँ से निकलते समय कुछ ब्लड वेसल यहाँ पे ब्रेक करता है। उस समय जो ब्लड निकलता है उसको बोलते हैं वह हेमाटाइसिस हुआ। यानी ट्यूबरकुलोसिस में होता है ब्लड निकल एस्केप करता है। तो ये हुआ आपका इन्फेक्शन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लासिया मतलब क्या? कैंसर। अगर बाय द वे लंग्स में कैंसर है, ब्रोंकस में कैंसर है, या फिर फेरिंक्स में कैंसर है, अगर यहाँ पे कैंसर होगा तब भी उस केस में ब्लड पास करता है। इसमें भी कफिंग के समय ब्लड होता है कैंसर के केस में, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है। थर्ड नंबर पे वस्कुलर डिजॉर्डर्स। हो सकता है कि कोई ऐसे ब्लड वेसल जो इस ब्रोंकस के रास्ते में अबनॉर्मलिटी हो गया, उसमें अबनॉर्मल डायलेट कर गया हो, तब ब्लड वेसल्स अगर अपने डायलेट कर गया है या इंजोर्ड हो जाता है तब भी उस केस में हेमोटाइसिस होता है, ये वेस्कुलर डिजॉर्डर केस में। अगला होता है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स। कुछ ऐसे कंडीशन जो अबनॉर्मल एंटीबॉडी बनने के कारण, चाहे SLE के कारण है या फिर स्क्लेरोडर्मा की वजह से, डर्मेटोमायोसाइटिस के कारण से, कुछ ऐसे जो आपका ऑटोइम्यून होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एंटीबॉडी अटैच कर जाता है रास्ते पे, ब्लड वेसल पे, अब या ब्रोंकस पे। अब ब्रोंकस पे वहाँ एंटीबॉडी डिपोजिट होकर के अब ब्रोंकस को इंजोर्ड करता है। इसके कारण फाइब्रोसिस भी होता है, इसके कारण ये डैमेज होता है। अब कफिंग होगा तो फिर यहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो ये जो ऑटोइम्यून जो होता है ना, ऑटोइम्यून में क्या होगा कि कुछ ऐसे एंटीबॉडी जो ब्रोंकस के सरफेस पर या डिपोजिट होकर के उसके कैनाल में और उसको इंजोर्ड करता है, और उसकी वजह से कफिंग होती है, और उसके बाद से कफिंग के समय ब्लीडिंग होता है। तो ये कॉज इसमें मिलता है। नेक्स्ट कुछ ऐसे कॉज होते हैं, कुछ अदर कॉज भी होते हैं, जैसे क्रोनिक कफ हुआ या COPD हुआ, ब्रोंकिएक्टेसिस है, इम्फाइसीमा है। ये कॉज सब जो होता है ना, इसके कारण भी हेमोटाइसिस होता है, ब्लीडिंग होती है। कभी कभी अगर हार्ट के प्रॉब्लम से भी ब्लीडिंग होती है, हेमोटाइसिस होता है। हार्ट के प्रॉब्लम में क्या होता है, तो हार्ट में दिक्कत क्या होता है, जैसे कि माइटल वाल्व स्टेनोसिस, या फिर अगर बाय द वे लेफ्ट वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन, अगर ऐसा डिजॉर्डर होता है उस केस में भी जो ब्लड है वो बैक हो जाता है, किससे? पलोनी वेन से। अब बैक होकर के और वहां से ब्लड बाहर निकलता है। तो कार्डियक डिजॉर्डर्स के कारण भी हेमोटाइसिस हो सकता है। नेक्स्ट कारण है अगला, जैसे कुछ ब्लड डिजॉर्डर्स, जैसे प्लेटलेट की कमी हो गई, या क्लॉटिंग फैक्टर का डिजॉर्डर होता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है, हीमोफीलिया है। ये सब कुछ फैक्टर होते हैं, ये डायरेक्ट कॉज में नहीं है, फैक्टर है। इसके कारण भी हेमोटाइसिस हो सकता है। हालांकि हेमोटाइसिस के लिए ये फैक्टर के फॉर्म में आता है। तो ये सब इटियोलॉजी है क्या चीज का? ब्लड कफिंग के दरमियान ब्लड निकलने का। अब आते हैं कुछ क्लिनिकल टाइप पे। क्लिनिकल टाइप में क्या होता है, एक होता है माइल्ड हेमोटाइसिस, या माइल्ड जो बहुत कम ब्लड निकलता है। तो माइल्ड हेमोटाइसिस में क्या होता है कि 20 ml से कम, लेस देन 20 ml, 20 ml से कम अगर ब्लड अगर पास करता है, कितना देर में? 20 ml इन 24 आवर, 24 घंटा में। 24 घंटा में 20 ml से कम अगर लॉस होता है तो इसको बोलते हैं माइल्ड हेमोटाइसिस। और अगर बाय द वे दूसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट में नॉन लाइफ थ्रेटनिंग भी बोलते हैं, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग या मॉडरेट कहते हैं। ये होता है 20 ml से लेकर के और 200 ml पर 24 आवर, 24 घंटा में 20 से 200 ml अगर ब्लड लॉस होता है तब इसको मॉडरेट हेमोटाइसिस बोलते हैं। और तीसरा होता है सीवियर, या इसको बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग। इसमें क्या होता है कि 200 से लेकर के और 600 ml, 200 से 600 ml पर 24 आवर, 200 से लेकर के और 600 ml अगर 24 घंटा में अगर पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीवियर हेमोटाइसिस। यानी माइल्ड 0 से लेकर के 20, 0 से मतलब क्या है, कि 20 ml से कम। दूसरा मॉडरेट 20 ml से लेकर के 200 ml तक।
24 घंटा पास करता है, और सीवियर 200 से लेकर 600 ml 24 घंटा पास करता है, तो इसको बोलते हैं सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हेमेटाइटिस बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, देखिए ये तो खुद अपने आप में एक सिम्टम है, ये है ना, ये अपने आप में सिम्टम है कि किसी भी डिजीज में कफिंग के समय स्पुटम के द्वारा ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन कुछ और भी सिम्टम जैसे चेस्ट पेन आ सकता है, डिजनिया हो सकता है, उसके बाद कफिंग आ सकता है बार बार, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वीकनेस होगा, फैटिग होगा, या फिर एनीमिक सिम्टम आएगा, इसमें एक्सर्शन होगा, तुरंत सडन एक्सर्शन आ जाएगी। तो ये सब क्या होता है ना, पेशेंट में सिम्टम आता है। और दूसरा पेलनेस बड़ी होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पल्स रेट हाई हो जाएंगे इसके, ये सब जो होता है ना इसमें आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में वही एनीमिया होगा अगर माइल्ड होगा तो, और सीवियर अगर हुआ तो उस केस में क्या होगा, शॉक जा सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। कब, सीवियर में अगर 6 से तक ब्लड लॉस करेगा ना तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। इसके बाद अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, हम कैसे पता लगाएंगे हेमेटाइटिस को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराते हैं कॉज देखने के लिए। दूसरे नंबर पे HRCT कराते हैं, इससे ही पता चल जाएगा कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इससे पता लग सकता है। लेकिन सबसे अच्छा पता लगेगा ब्रोंकोस्कोपी से। ब्रोंकोस्कोपी में लेंस कैमरा इसके अंदर डाल करके मतलब पता लगा लेते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। इसके बाद फिर BT-CT करा के देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग एसिड फास्ट बेसलाई का जांच करके देख सकते हैं, स्पुटम फॉर AB बोलते हैं उसको हम। इसके बाद सीरम कैल्शियम का टेस्ट करा के देख सकते हैं, और बाकी लैरिंगोस्कोपी भी करके देख सकते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्यों आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसका मैनेजमेंट। इसके लिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटी हेमरेजिक ड्रग्स दिया जाता है, जो भी एंटी हेमरेजिक ड्रग्स है उसको देना पड़ता है। इसके बाद जो भी कॉज है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, ऑटो इम्यून है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलाते हैं, या फिर कुछ अगर बाई इन्फेक्शन अगर ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही है तो उस केस में लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड ड्रग चलाते हैं। अगर नियोप्लास्टिक है तो वहाँ पर केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। तो जैसा कॉज होगा उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी इसमें अब लोग लेते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स में हेमामेलिस होता है, मेलिफोलियम है, या चाइना है, सीना है, फास्फोरस है, क्रियोजोट है, इपिकाक है, हिपरसल्फ है, कोनियम है। इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उधर डिपेंड करता है किस वजह से आ रहा है। अलग अलग तरह के ग्रुप के दवा है, अलग अलग इसमें कॉज है। तो ये था हेमेटाइटिस। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।